तो हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर पे। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। जी हाँ, वही खेल जो हम बचपन में खेला करते थे, जो हमें संज्ञा के बारे में पढ़ाया गया था, जिसमें कोई नियम नहीं था, जिसमें कोई रूल नहीं था, जिसमें कोई लॉ कानून नहीं था। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में जब हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे तो इसका लेवल जो है ना बढ़ चुका है। यानी इसका लेवल जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पहुंच गया है। यानी संज्ञा का जो गेम है, संज्ञा का जो खेल खेलने वाले हैं आज, उसका लेवल थोड़ा सा एडवांस होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। करते हैं आज का टॉपिक आपके नाम। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थी संज्ञा के बारे में। जैसे आप सब जानते हैं कि संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और नाउन के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि नाउन जो है लैटिन के नोमेन शब्द से बना है और नोमेन का अर्थ होता है नेम। सेम चीज़ वही है। संज्ञा के बारे में अगर हम बात करें विद्यार्थी, तो संज्ञा का दूसरा नाम याद रखिए, संज्ञा का दूसरा अर्थ याद रखिए। संज्ञा का मतलब होता है नाम। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम दो चीज़ों पर काम करेंगे। सबसे पहले शब्द और दूसरा पद। यानी बात करेंगे कि शब्द और पद में अंतर क्या है। तो आप बताओ, शब्द जो है किसे कहते हैं? पढ़े। शब्द का निर्माण कैसे होता है? तो एक एक अक्षर को मिलाकर, एक एक वर्ण को मिलाकर हम एक शब्द बनाते हैं। यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है, जिसका अपना एक अर्थ हो, जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। याद है आप लोगों को? और शब्द से बनता है विद्यार्थी पद, और पद से बनता है वाक्य। तो हम यहाँ बात करेंगे शब्द और पद में क्या अंतर है। तो देखिए, शब्द का मतलब होता है कि सार्थक वर्णों का समूह जिसका अपना अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। सार्थक वर्णों का समूह या सार्थक अक्षरों का समूह जिसका अपना अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, राम, घर, पुस्तक, विद्यालय, सुंदर, खेलना। यह अपने आप में क्या है? एक कंप्लीट अर्थ है, एक कंप्लीट शब्द है। बात समझ में आ रहा है? और सबका अपना अपना अर्थ है कि नहीं है? तो ये होते हैं विद्यार्थी शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। लेकिन वही बात किया जाए विद्यार्थी कि पद क्या होते हैं, तो देखिए, जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। यही सभी शब्द जब हम किसी वाक्य में प्रयोग में लाते हैं तो वही चीज कहलाता है आपका पद। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए विद्यार्थी, उदाहरण के तौर पर देखिए कि राम क्या है? एक शब्द है। और इसी से हम जब एक वाक्य बनाएंगे, जैसे राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, तो देखिए इस वाक्य में जो राम जो शब्द था ना, इस वाक्य में यही शब्द जो है आपका कहलाएगा पद। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। याद रखिए विद्यार्थी कि शब्द ही पद कहलाते हैं कब? जब उसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वही शब्द पद कहलाता है। कोई दिक्कत? आइए इस चीज़ों को हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक है कि शब्द प्लस वाक्य में प्रयोग क्या कहलाता है? पद। शब्द प्लस वाक्य में प्रयोग ही क्या कहलाता है? पद। यानी जिन शब्दों का प्रयोग हम जब वाक्य में करते हैं तो वही शब्द कहलाता है आपका पद। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। चलिए अब समझते हैं सबसे आसान तरीके से कि इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, शब्द क्या होता है? शब्द का अपना अर्थ होता है। शब्द स्वतंत्र रूप से भी हो सकता है, शब्द वाक्य से बाहर भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, लड़का। हमने क्या बताया आपको कि शब्द का अपना अर्थ होता है, शब्द स्वतंत्र रूप से भी बाहर हो सकता है, शब्द जो है स्वतंत्र रूप से भी हो सकता है, शब्द वाक्य से बाहर भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर लड़का। वही विद्यार्थी अगर हम पद की बात करें तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है,
वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और पद का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से होता है। पद का संबंध वाक्य से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, लड़का खेल रहा है। इस वाक्य में देखेंगे तो लड़का जो शब्द है यही आपका क्या है? पद है। बोलो समझ में आया कि नहीं? हमने क्या बताया विद्यार्थी कि शब्द और पद में अंतर क्या है? तो एक वाक्य में आप बोल सकते हैं कि शब्द ही पद कहलाता है। जब हम उसे वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। कोई दिक्कत? बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हाँ या ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सबसे पहले जो है ना, कमेंट देने से पहले अपना अपना नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है ये हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ, एक और चीज़, अगर वीडियो समझ में आ रहा है ना, लेक्चर आज की क्लास का जो लेक्चर है वो समझ में आ रहा है, तो फटाफट जो है ना इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए जल्दी, तब हम शुरू करेंगे संज्ञा। ठीक, शेयर कर दिए, चलिए शुरू किया जाए। चलिए, संज्ञा जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नाउन। संज्ञा का मतलब क्या होता है? तो देखिए, संज्ञा जो शब्द है ना, सम जोड़ ज्ञा से बना है। किससे बना है? सम जोड़ ज्ञा से। इसका मतलब होता है ठीक पहचान या सम्यक ज्ञान। संज्ञा जो शब्द है विद्यार्थी, ये बना है सम जोड़ ज्ञा से। इसका मतलब होता है ठीक पहचान या सम्यक ज्ञान। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जब हमने जैसे आप मान लीजिए कि पूरे क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये पेन दिखाई दे रहा है, बात समझ में आ रहा है? हम जिस मोबाइल से बना रहे हैं विद्यार्थी, वो मोबाइल हमको दिखाई दे रहा है। इस क्लास में फ़ैन है, इस क्लास में बोर्ड है, खिड़की है, दरवाजे हैं, बेंच है। ये सारे चीज़ें क्या है? संज्ञा है। ये सारी चीज़ें क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा ही तो हमें पहचान कराती है कि कौन किसका नाम है। इसलिए याद रखिएगा, संज्ञा जो शब्द है विद्यार्थी, ये सम जोड़ ज्ञा से बना है, जिसका मतलब होता है ठीक पहचान या सम्यक ज्ञान। अगर परिभाषा की बात करें तो हम परिभाषा जो है ना बचपन से जानते हैं। अगर संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो बचपन वाली परिभाषा याद है? चलिए, सबसे पहले देखिए, संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है बाबू? एक विकारी शब्द है। और विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? हमने बताया है आपको। विकारी शब्द वैसे शब्द जो लिंग, कारक, वचन के आधार पर अपना रूप बदलते हैं, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। तो याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है, संज्ञा जो है ना एक विकारी शब्द है। क्या है बाबू? विकारी शब्द। अगर परिभाषा की बात करें तो हम बोल सकते हैं किसी प्राणी, पदार्थ, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो तब उसे हम संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी प्राणी, पदार्थ, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो तब उसे हम संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत? उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे हमने एक वाक्य लिखा है कि अयोध्या सरयू के किनारे बसा है। सरयू नदी के किनारे बसा है। गौर से देखेंगे विद्यार्थी तो अयोध्या एक नगरी का नाम है, और जिसका अपना नाम है उसे हम कहते हैं संज्ञा। सरयू ये एक नदी का नाम है, और जिसका अपना नाम है वो कहलाता है संज्ञा। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिए गौर से, कोयल को कौवा पागल बना देता है। कोयल को कौवा पागल बना देता है। और गौर से देखिए, कोयल ये क्या है? संज्ञा है। क्यों? क्योंकि एक पक्षी का नाम है, और हमने कहा कि जिसका अपना नाम है वही आपका संज्ञा है। कौवा ये भी एक पक्षी का नाम है, और पक्षी का नाम जो संज्ञा है। कोई दिक्कत? लेकिन अगर हम पागल शब्द की बात करें तो विद्यार्थी, पागल का मतलब जानते हो? इससे गुण का पता चल रहा है, और गुण वाली चीज़ें जो होती है ना वो कहलाती है आपकी विशेषण, संज्ञा नहीं। नाम संज्ञा होता है, समझ में आ रहा है? रूप, रंग, आकार, प्रकार ये सब होते हैं विशेषण। चलिए, आप देखेंगे विद्यार्थी पिक्चर के माध्यम से तो आपको चीज़ें दिखाई देगी और समझ में ज़्यादा आएगी। ये है अयोध्या नगरी। क्या है ये? अयोध्या नगरी। और ये है विद्यार्थी सरयू नदी।
और इसी सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या नगरी। यहाँ पर देख रहे हैं कि कोयल है, कौवा है, ये कोयल है, सॉरी ये कोयल है और ये क्या है, कौवा है, ठीक है। और दोनों जो है ना विद्यार्थी देखिए एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं, जैसे हम और आप ठीक है। देखिए अच्छा एक चीज़ बताइए, आपसे एक जीके का सवाल पूछते हैं, ठीक है, बताइएगा दोनों में खास अंतर है। कोयल और कौवा के बारे में एक मिथ है, मिथ नहीं है, ये हकीकत है। आपको बताना है कि दोनों में कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। चलिए जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, कौवा और कोयल कौन ऐसा पक्षी है इनमें से जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइए। चलिए जल्दी फास्ट कीजिए। चलिए सबका जवाब आ गया होगा। मैं बता दूं जानकारी के लिए विद्यार्थी को, कोयल एकमात्र ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है बल्कि अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। याद रहेगा बात, एक छोटा सा जीके था, ठीक है। कोयल पक्षी जो है ना अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल अंडा कहाँ देती है, कौवे के घोंसले में। और कौवा जो है ना अपना अंडा समझकर उसको क्या करता है, सेवता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। जैसे हमने बोला था विद्यार्थी कि अयोध्या जो है ना विद्यार्थी ये जातिवाचक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नगरी का खास नाम है, जिसका खास नाम होता है उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सरयू नदी की जो हम बात कर रहे थे विद्यार्थी, तो सरयू नदी भी क्या है, एक नदी का खास नाम है, तो ये भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कोयल, आप बोलेंगे कि सर कोयल जो है एक पक्षी का नाम है। देखिए पक्षी का नाम है लेकिन उसके जाति या उसके श्रेणी का बोध करा रहा है, इसलिए विद्यार्थी ये है जातिवाचक संज्ञा। वही बात करें कौवा, तो कौवा के यहाँ प्रजाति या जाति का बोध करा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोल दूं कि बताइए कि लड़की जो शब्द है ये बताइए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो है जातिवाचक संज्ञा। कैसे ये जातिवाचक संज्ञा है, तो लड़की जाति का बोध करा रहा है, उसके श्रेणी का बोध करा रहा है, इसलिए क्या है ये जातिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत और पूछे? चले बताओ यमुना कौन सा संज्ञा है, यमुना जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा है। तो आप बोलेंगे कि सर यमुना जो है एक नदी का खास नाम है, तो यमुना जो है ये है विद्यार्थी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और वही नदी जो है ये क्या है, उसके जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए बोलेंगे इसको जातिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर देखिए पागल जो शब्द है विद्यार्थी, इससे गुण का पता चल रहा है, और गुण वाली चीजें जो होती है वो होती है विशेषण। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत आया समझ में? आगे बढ़ा जाए। बात याद रखिएगा, संज्ञा भाषा की आत्मा है। संज्ञा जो है भाषा की आत्मा है। कह रहा है क्योंकि संज्ञा से ही पहचान है, संज्ञा से ही क्या है, पहचान है। जब भी कोई हम लैंग्वेज बोलते हैं या लैंग्वेज जो है समझने का प्रयास करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सभी शब्दों का पहचान करना होता है, और वो पहचान बताता है संज्ञा। तो बात को याद रखिएगा, संज्ञा भाषा की क्या है, आत्मा है, और क्योंकि संज्ञा से ही क्या होती है, पहचान होती है। कोई दिक्कत? बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए आते हैं संज्ञा के भेद के ऊपर, ठीक है। दिया है कि रचना, व्युत्पत्ति और आधुनिक के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। रचना, व्युत्पत्ति, आधुनिक के आधार पर देखा जाए तो संज्ञा कितने भेद होते हैं, 3। और वही विद्यार्थी अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। लेकिन व्युत्पत्ति, आधुनिक, रचना, बनावट के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन होते हैं बाबू? देखिए पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। किसके आधार पर? रचना यानी बनावट, व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति, और आधुनिक के आधार पर देखा जाए तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक
और भाववाचक। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जिनसे किसी जाति या वर्ग का बोध हो उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर देखिए लड़का, पेड़, नदी, पशु, पक्षी, पुस्तक, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे पेड़, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ये पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि इससे जाति या वर्ग का बोध हो रहा है। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या संस्था का बोध हो उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या संस्था का बोध हो उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर देखिए राम, भारत, गंगा, दिल्ली, ताजमहल, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब गौर से देखेंगे विद्यार्थी, जैसे मान के चलिए राम, ये है राम, बालक राम। अब बताओ किसी व्यक्ति का खास नाम है, तो जिसका खास नाम होता है उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये भारत, भारत किसी देश का खास नाम है तो इसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल किसी इमारत का खास नाम है, तो जिसका अपना खास नाम होता है उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलिए किसी को दिक्कत? तो आप सभी बताइए कमेंट में, हिमालय कौन सा संज्ञा है? हिमालय कौन सा संज्ञा है? हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी खास पर्वत का नाम है, और पर्वत जो है ये है जातिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? चलिए इसी के साथ बताइए मोबाइल कौन सी संज्ञा है? मोबाइल कौन सी संज्ञा है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए विद्यार्थी, मोबाइल कौन सी संज्ञा है? कमेंट में जल्दी बताइए। देखिए मोबाइल जो है विद्यार्थी ये है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और इसका जब हम खास नाम ले, जैसे सैमसंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, सैमसंग ना, पुराने समय में एक मोबाइल आता था नोकिया का, नहीं अभी बहुत सारे मोबाइल आ रहा है, सैमसंग का नहीं, रेडमी का, रियलमी का, बहुत सारे कंपनी का आ रहा है। तो जैसे हम विद्यार्थी जैसे इसका नाम लेंगे, इस मोबाइल का मॉडल का नाम लेंगे तो वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी को दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थी भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं। तो कह रहा है कि जिनसे किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध हो उसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जिनसे किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध हो उसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर देखिए जैसे प्रेम, क्या आप इसे देख सकते हैं? प्रेम को देख सकते हैं? न प्रेम को देखा जा सकता है, न प्रेम को छुआ जा सकता है। प्रेम को किया जाता है महसूस, जिससे आजकल के बच्चे जो हैं प्रेम में डूबा रहते हैं। तो प्रेम को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते, इसे हम करते हैं महसूस, और जिसको हम महसूस करते हैं वो कहलाता है भाववाचक संज्ञा। क्रोध, क्रोध को भी ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ईमानदारी, बचपन, मिठास, ऐसे शब्द कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? चलिए तो याद रहेगा, व्युत्पत्ति या क्या बोलते हैं, रचना या आधुनिक के आधार पर संज्ञा के तीन भेद: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए संज्ञा के बारे में सुनिए। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। याद रखिएगा विद्यार्थी, अर्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव या द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ट्रिक के रूप में याद रखिए, लक्ष्य प्लस एक वचन जो दुनिया में अकेला हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? लक्ष्य प्लस एक वचन, यानी एक वचन में होना चाहिए।
जो दुनिया में केवल क्या हो, अकेला हो, उसके जैसा और कोई ना हो, उसे हम बोलते हैं विद्यार्थी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देश का नाम, देखिए ध्यान से, जैसे हम देश का नाम ले ले, ठीक है, जैसे भारत, ये किसी देश का खास नाम है, और भारत जैसा दुनिया में और कोई देश है क्या? नहीं ना, देश बहुत सारे हैं लेकिन भारत जैसा देश नहीं है, तो इसका मतलब किसी देश का खास नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। चीन, बताइए, ये भी देश का नाम है, और चीन जैसा दुनिया में और कोई देश है? नहीं, अकेला है, तो जो अकेला है वही कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अमेरिका, जापान, रूस, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी एवं झीलों के नाम की बात करें, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, झील आदि, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि गंगा के जैसी और कोई नदी नहीं है, यमुना के जैसी और कोई नदी नहीं है। नदियाँ बहुत सारी है लेकिन यमुना जो है केवल एक ही है, गंगा जो है केवल एक है, गोदावरी नदी जो है एक है, झील भी जो है ना विद्यार्थी, सबका जो अपना अपना नाम है, तो उसका भी क्या बोलते हैं? वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे किसी व्यक्ति, ग्रंथ या समाचार पत्र के नाम भी कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सुभाष चंद्र बोस किसी खास व्यक्ति का नाम है और इनके जैसे और कोई व्यक्ति है नहीं, इसका मतलब क्या है? दुनिया में अकेले थे सुभाष चंद्र बोस, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अशोक सम्राट, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष नाम का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है किसी एक विशेष नाम का बोध कराती है, उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी को दिक्कत? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। आ रहा है समझ में तो बोलिए यस सर, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए नो सर। कोशिश करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझाने का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थी, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? बताओ क्या होता है जातिवाचक संज्ञा? तो परिभाषा दिया है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्तियों की पूर्ण जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से किसी के जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, संबंधियों एवं पदों के नाम, जैसे भाई, बहन, माता, पिता, डॉक्टर, अध्यापक, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वकील, ये सब क्या है? ये सब क्या है? संबंधियों और पदों के नाम है, तो ये कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। वस्तु या अन्य नाम, जैसे मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, गांव, शहर, राज्य, नगर, नदी, पर्वत, पहाड़, इन सभी का नाम लिया जाए तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो हैं विद्यार्थी कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। पशु पक्षियों के नाम भी कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। याद रखिए, पशु पक्षियों के नाम भी कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे तोता, मैना, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, चिड़िया, बैल, बाघ, बाप हो गया है, बाघ, शेर, ये सब क्या है? पशु पक्षियों के नाम भी कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उनसे जाति या श्रेणी का बोध होता है। इसी के साथ प्राकृतिक आपदा का नाम लिया जाए तो भी कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे वर्षा एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप ये भी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, आंधी, तूफान, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा। और जब भी प्रकृति आपदा का नाम लिया जाए तो वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? और भी उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे। गांधी अपने समय के क्या थे? कृष्ण थे। अब इसमें देखिए, ये गांधी जो है ना विद्यार्थी अपने समय के क्या थे? कृष्ण थे। अब यहाँ पर कृष्ण जो है ना विद्यार्थी, गौर से देखेंगे, यहाँ पर गांधी जो शब्द है, गांधी जो शब्द है किसी खास व्यक्ति का नाम है, कृष्ण भी जो है किसी खास व्यक्ति का नाम है, लेकिन गांधी की तुलना किससे हो रही है? श्री कृष्ण से। गांधी श्री कृष्ण नहीं थे, मतलब श्री कृष्ण के जैसे उनकी विचारधारा थी, इसलिए बोला जा रहा है कि गांधी अपने समय के क्या थे? श्री कृष्ण थे।
तो यहाँ पर नाम भी कहा जाता है विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं क्रिकेट में अगर अच्छा हूँ तो बोल दिया जाए कि संदीप सर विराट कोहली हैं, तो भाई संदीप सर विराट कोहली थोड़ा है, विराट कोहली के जैसे खेलते हैं इसलिए बोला जा रहा है कि विराट कोहली हैं। तो जब किसी व्यक्ति से जब तुलना किया जा रहा है, उससे कंपेयर किया जा रहा है, नहीं क्यों? क्योंकि उनके जैसे वो खेल रहा है। हम अगर मैं खेलता हूँ उनके जैसे, विराट कोहली जैसा, इसलिए मुझे कंपेयर किया जा रहा है। तो नाम भी, यानी किसी खास नाम भी कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। एक और देखिए, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। अब यहाँ पर जय चंदो देखेंगे तो भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कलयुग में दुर्योधनों की कमी नहीं है। लोगों की तुलना अगर दुर्योधन से किया जा रहा है, तो भले ही दुर्योधन किसी खास व्यक्ति का नाम है, लेकिन तुलना हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो रहा है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है जातिवाचक के रूप में हो रहा है, तो ऐसे शब्द को बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। बोलो समझ में आया कि नहीं? याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा से पूरी जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा से पूरे जाति का बोध होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर बताइए, जरूर लिखिए यस। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। अच्छे अच्छे कमेंट देते चलिए, जिससे हमको ये लगे कि हमारे विद्यार्थी वाकई में हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमसे पढ़ने की कोशिश में लगे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया? आया कि नहीं बताइए? आ गया सबको? चलो आगे बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा को लेकर। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है समुदायवाचक संज्ञा भी इसे कहते हैं। ठीक है, परिभाषा की बात करें तो हम बोल सकते हैं जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, नाम से यह स्पष्ट हो रहा है समूह। समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो जिससे किसी ग्रुप का बोध हो उसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर देखिए, परिवार, ये कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। कैसे? क्योंकि परिवार में एक दो लोग नहीं रहते हैं, एक से अधिक लोग होते हैं और वो होता है ग्रुप में। जैसे हमारे परिवार में कुल आदमी 5 है, कुल सदस्यों की संख्या है 5 और ये पांचों एक ग्रुप में है, एक समूह में है, तो परिवार जो है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। सेना भी ग्रुप में होते हैं तो ये कहलाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। झुंड, दल, कमेटी, और असल में पंजी, टीम, भीड़, समूह, सभा, और असल में आगे देखिए गुच्छा, यहाँ पर गुच्छा हो जाएगा, ढेर, गठरी, झुंड, ये सब क्या है विद्यार्थी? समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि सबसे ग्रुप का बोध हो रहा है। ध्यान दें, ये सभी शब्द एक जैसे वस्तु या व्यक्तियों के समूह का बोध कराते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। 5 नंबर देखिए, भाववाचक, सॉरी 5 नंबर नहीं आएगा, ये 4 नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 4 नंबर होगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध होता है जिन्हें हम नाप सकते हैं पर गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध होता है जिन्हें हम नाप सकते हैं पर गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोना को हम नहीं गिन सकते हैं। सोना से बना हुआ ज्वेलरी जो होता है, आभूषण जो होता है, उसको गिन सकते हैं। जैसे कान में के, नाक में के, मुंह में के, पैर में के। ठीक है, तो उसको हम गिन सकते हैं, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते हैं। सोना को मापा या तौला जाता है। ठीक है, तो सोना क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, इसी के साथ देखिए आगे, इसी के साथ देखिए आगे दूध, दही, घी, तेल, मक्खन, पानी, और असल में ये सब क्या है? अनाज। ये सब कहलाते हैं आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव जो है ना विद्यार्थी, इसमें 3 तरह के होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में कि मटेरियल नाउन 3 तरह के होते हैं, हमने पढ़ा भी है। एक होता है सॉलिड फॉर्म में,
एक होता है लिक्विड फॉर्म में, एक होता है गैस फॉर्म में, पता है ना। एक होता है ठोस और दूसरा जो होता है तरल रूप में, और तीसरा गैस के रूप में रहता है। तो जो ये चीज़ रहता है इसको हम बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। चलिए विद्यार्थी आगे पढ़ा जाए। भाववाचक संज्ञा 5 नंबर देखिए। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु का भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु का भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, जिसे महसूस किया जाता है, वो कहलाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे ट्रिक के रूप में देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? अदृश्य, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, प्लस गणना नहीं कर सकते हैं, बराबर भाववाचक संज्ञा होता है। बस समझ में रहा है? अदृश्य प्लस गणना नहीं कर सकते हैं बराबर क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। हमने पहले ही बोला, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, वो कहलाता है भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे प्रेम को हम नहीं देख सकते हैं, क्रोध को नहीं देख सकते हैं, मित्रता को नहीं देख सकते हैं, इसे हम करते हैं फील। शांति, सफलता, दुख, खुशी, क्या है? विश्वास, यहाँ पर विश्वास होगा, ठीक है। ये सभी होते हैं विद्यार्थी भाववाचक संज्ञा। जैसे प्रेम, क्रोध आदि, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। एक लाइन दिया है कि भाववाचक संज्ञा अमूर्त होती है। कैसी होती है बाबू? अमूर्त होती है। इसे हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है अमूर्त होती है, इसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? तो ये रहा विद्यार्थी आज का चैप्टर, और ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत? बोलो। संज्ञा का टॉपिक समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसके बाद हम लेकर आएंगे इस चैप्टर से, इस पार्ट से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आप और हम दोनों मिलकर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। कौन सा संज्ञा है, क्यों है, कैसे है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हुए कम से कम 50 या कम से कम 40 क्वेश्चन पर हम काम करेंगे। ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।